हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 फंक्शनल मैनेजमेंट की। और चूंकि मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो अब हम इसमें देखेंगे उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम सीखेंगे कि कंपनी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो उत्पादन का कार्य किया जाता है, प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। तो मैनेजमेंट शब्द जुड़ गया है तो हमें उत्पादन के लिए योजना बनाना, उसके लिए नियुक्ति करना, बजट निर्धारित करना, क्रियाएं डिसाइड करना, वर्क जो है वह वर्क लोड करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, यह सभी शामिल है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की पारिभाषिक परिभाषा कैसे लिखेंगे आप? तो उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत ऐसी सभी क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए और कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए की जाती हैं। जैसे उत्पादन के लिए प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का निर्णय लेना, योजना बनाना, बजट का निर्धारण करना, कार्य जो है वह सौंपना, समयावधि का निर्धारण करना, माल को पहुंचाना होलसेलर थोक व्यापारी के पास और उस पर नियंत्रण करना, यह सभी क्रियाएं उत्पादन प्रबंध में शामिल है। ठीक है, मैनेजमेंट वर्ड आ जाता है तो सारी चीजें होंगी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, स्टाफिंग, ये सब शामिल होता है। और प्रोडक्शन शब्द जुड़ा है तो मतलब इसका अर्थ हो गया कि उत्पादन से संबंधित प्रबंध। अब उत्पादन में हमें क्या क्या प्रबंध करना रहता है? क्रय सामग्री हम कहाँ से खरीदें, कितनी खरीदें, बजट कितना रखें, कब तक हमें उत्पादन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है वह डिसाइड की जाती हैं। अब क्या क्या कार्य किए जाते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत, कौन कौन से फंक्शंस किए जाते हैं या इसके क्या उद्देश्य हैं या क्या महत्व है? स्टूडेंट, उद्देश्य और महत्व जो है, मैनेजमेंट वर्ड जहाँ भी ऐड होता है वहाँ पे उद्देश्य और महत्व क्या होते हैं हमारे? लाभ में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, प्रतियोगिता का सामना करना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना। कार्य, चूंकि हम यहाँ पर उत्पादन का कार्य देख रहे हैं, उत्पादन प्रबंध के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो उत्पादन की डिजाइन बनाना, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो इसके लिए हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत कस्टमर की रिसर्च कर लेंगे कि कौन से किस प्रकार के कस्टमर हैं, उनको कौन सा प्रोडक्ट जो है वह चाहिए। तो हम उदाहरण लें कि साबुन बनाने की फैक्ट्री हमने खोली है और हमें साबुन बनाना है। तो साबुन बनाना है तो हम पहले कस्टमर की रिसर्च कर यह जान लेंगे कि कस्टमर को कौन सी फ्रेगनेंस पसंद है, कौन सा कलर पसंद है, कौन सी डिज़ाइन वो पसंद करता है। तो इस प्रकार से हम एनालिसिस करके है डिज़ाइन कर लेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि मुझे जो है सोप बनाना है तो उसकी डिज़ाइन मैं ऐसी रखूँगी या मैं कुछ नया पैटर्न अप्लाई कर सकती हूँ। उसकी फ्रेगनेंस कौन कौन सी मुझे लॉन्च करनी है, कौन कौन सी शेप में मुझे लॉन्च करना है, कौन कौन से वजन का मुझे साबुन रखना है, फिर उसकी प्राइस कितनी है। तो उत्पादन नियोजन में मैं उसकी पहले डिज़ाइन जो है पूरा लेआउट पूरा तैयार कर लूँगी। फिर है प्लॉट क्षेत्र, लोकेशन, चूँकि मुझे प्रोडक्शन का कार्य करना है, उत्पादन का कार्य करना है तो और वह कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली देन खत्म हो जाएगी। तो मुझे जो है उसके बाद फैक्ट्री एरिया मेरा कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर मुझे प्रोडक्शन का कार्य करना है, उत्पादन का कार्य करना है, वह डिसाइड किया जाता है। फिर उत्पादन की योजना में यह डिसाइड हो गया कि फैक्ट्री की लोकेशन क्या रहेगी, प्रोडक्ट क्या रहेगा। उसके बाद अब जो है हम प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उसमें पॉइंट बार सारे बिंदु लिखेंगे। योजना के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाएंगी कि किस किस चीज़ की योजना बनेगी, कच्ची सामग्री कितनी खरीदी जाएगी, कहाँ से खरीदी जाएगी, उसके अलावा बजट क्या रहेगा, कौन कौन से कर्मचारी इन्वॉल्व रहेंगे, कितने समय में कंप्लीट करना है, प्राइस क्या रहेगा। तो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सब कुछ जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड सब इंक्लूड करके योजना बना दी जाएगी।
उसके बाद जो है हमने योजना बना ली है, अब उस पर कार्य करना शुरू किया जाएगा। तो माल की खरीदी करेंगे, तो क्रय करना भी इसमें आता है। कच्ची सामग्री लगेगी, जैसे कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़े की फैक्ट्री के लिए हमें कपड़ा खरीदना रहेगा, तो वो कहाँ से खरीदना है, किस क्वालिटी का खरीदना है, कॉटन है, अलग अलग टाइप के कपड़े मिलते हैं, कौन से टाइप का कपड़ा जो है मुझे लेना है वह सब डिसाइड करना। उसके बाद प्रोडक्शन का कार्य भी इसी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर उत्पादन प्रबंधन के कार्य देख रहे हैं। तो अब हमारा निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद नियंत्रण करना, मतलब जो हमने सोचा है, जो योजना बनाई है, उसके अनुसार ही सारा कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे हैं, कहीं अंतर तो बजट तो बहुत ज़्यादा नहीं लग गया है, समय तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो यह सब चीज़ों की बातों को चेक करना। गुण नियंत्रण, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यदि उसकी क्वालिटी हल्की रही, किस्म जो है वह अच्छी नहीं रही, तो पूरी मेहनत करने के बाद भी हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में सफल नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है हमारे संसाधनों के हिसाब से बहुत अच्छी हो। तो ये कार्य हैं इसके। अब मेनली फोकस हमारा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद कितने प्रकार का होता है, प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट उपभोक्ता वस्तु और उत्पादक वस्तु इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दो प्रकार की वस्तु जो है वह होती है। तो उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत ऐसी सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपयोग कर ली जाती है, ठीक है। और औद्योगिक वस्तु में कौन सी आती है, इसको उत्पादक वस्तु या औद्योगिक वस्तु भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, ऐसे सभी प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि किसी दूसरे उत्पादन में उपयोग में आते हैं। ध्यान देना, दोनों में क्या डिफरेंस है। कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत ऐसी सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो कि अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उपयोग कर ली जाती है, वह किसी दूसरे उत्पादन में उपयोग नहीं आती है। उदाहरण के लिए, यदि शक्कर दो लोग खरीदने गए, एक जो है घर में फैमिली मेंबर्स ने खरीद कर लाए और उससे उन्होंने जो भी मीठा आइटम बनाना है उसमें यूज कर ली, तो ये शक्कर क्या बन गई, कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु। और वही शक्कर एक जूस की शॉप वाला व्यक्ति खरीद कर लाया और अपनी जूस की शॉप में उसने जूस बनाने में उपयोग की, तो यहाँ पर वो शक्कर क्या बन गई, औद्योगिक वस्तु। तो डिपेंड करता है कि आप उस वस्तु का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। क्लॉथ है, कपड़े जो है घर में लाए जा रहे हैं पहनने के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स बन गए, उपभोक्ता वस्तु बन गई, क्योंकि उसका हमने उपभोग कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, उसके बाद वह खत्म हो जाती है, उसकी यूटिलिटी जो है वह खत्म हो जाती है। और औद्योगिक वस्तु जो होती है वह क्या होती है, किसी दूसरे उत्पादन में हमेशा मदद करती है। जैसे मशीनें भी कोई कंपनी बना रही है तो वो औद्योगिक वस्तु कहलाएगी, क्योंकि वो मशीनें किसी फैक्ट्री में जाएंगी और किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगी। ऐसे ही जितने भी हम टूल्स समझ लें, जैसे हथौड़ी होती है, पिंचेस होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, ये सब औद्योगिक वस्तु में आते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी उत्पादन में इंक्लूड होते हैं, कहीं ना कहीं उत्पादन में उपयोग में आते हैं। अब उपभोक्ता वस्तु को भी चार भागों में बांटा गया है। पहला है सुविधाजनक वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिसमें ग्राहक अपने नियर प्लेस से खरीदता है और ये वस्तुएं कम क्वांटिटी में जो है बहुत बार खरीदी जाती हैं। उदाहरण के लिए, जो किराने का सामान होता है, जिसके अंतर्गत जो भी हमारी डेली रूटीन की चीज़ें हैं, माचिस है और शक्कर है, चाय पत्ती है, मैदा, आटा, दाल और मसाले, ये सब चीज़ें जो है वह सुविधाजनक वस्तु के अंतर्गत आती हैं, जो कि ग्राहक के द्वारा बार बार खरीदी जाती हैं और कम मात्रा में और दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं। इस प्रकार की वस्तु में कस्टमर बहुत ज़्यादा मूल्य को लेकर सोच विचार नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उसकी दैनिक आवश्यकता से जुड़ी होती हैं। फिर है बाजार वस्तु। बाजार वस्तु के अंतर्गत ऐसी सभी उपभोक्ता वस्तु को शामिल किया जाता है जिसमें
ग्राहक अपनी पसंद नापसंद, फैशन, बाजार के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसके अनुसार चीज़ों को चुनता है। उदाहरण के लिए इसमें कपड़े हैं, कॉस्मेटिक आइटम जो खरीदे जाते हैं, आभूषण, चप्पल, जूते, यह सब चीज़ें ऐसी हैं जो व्यक्ति या ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार खरीदता है और इसमें ग्राहक बार बार नहीं खरीदता है और इसमें ग्राहक मूल्य और फैशन का बहुत ध्यान रखता है। विशिष्ट गुण वाली वस्तुएं, विशिष्ट गुण वाली या विशिष्ट वस्तु, इसके अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं जो स्पेशल होती हैं, बहुत बार कंज्यूमर के द्वारा नहीं खरीदे से वॉशिंग मशीन हम देख लें, टेलीविज़न देख लें, टीवी देख लें, हम इसमें मोबाइल फ़ोन देख लें, जो कि ग्राहक के द्वारा उपयोग करने के लिए ही खरीदे जाते हैं, लेकिन यह जो है ग्राहक के द्वारा बार बार नहीं खरीदे जाते हैं, इसीलिए ग्राहक इस संबंध में ब्रांड नेम और मूल्य को जो है बहुत ध्यान रखता है। और अन्य वस्तु के अंतर्गत जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती हैं वे सभी वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे ग्राहक जीवन बीमा करवाता है, अंश एवं प्रतिभूतियां भी खरीदता है, यह भी वो अपने उपयोग के लिए खरीद रहा है। तो इस प्रकार की जीवन को सुविधाजनक बनाने वाली जो वस्तुएं हैं वह सभी, तो ये है हमारी उपभोक्ता वस्तु, कंज्यूमर गुड्स। अब हम बात करेंगे औद्योगिक या उत्पादक वस्तु। मीनिंग मैंने समझाया, ऐसी सभी वस्तुएं जो कि किसी दूसरे उत्पादन का आधार बनती हैं, दूसरे उत्पादन में उपयोग में आती हैं, वे सभी वस्तुएं औद्योगिक वस्तु कहलाती है। कच्ची सामग्री जैसे शुगर फैक्ट्री के लिए गन्ना, कपड़ा फैक्ट्री के लिए कॉटन, चमड़े, ये चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री है उसके लिए लेदर, चमड़ा, तो ये सब जो है कच्ची सामग्री होती हैं, तो उत्पादक वस्तु में कच्ची सामग्री आ जाएंगी। फिर मशीनें भी किसी कंपनी का प्रोडक्शन रहता है, कोई दूसरी कंपनी जो है मशीनें बनाती हैं, तो ये मशीनें भी जो हैं जिस पर्पस के लिए मशीनें बनाई जा रही हैं उस पर्पस में उपयोग में आती हैं। उस जैसे कपड़ा बनाने की मशीन हुई, तो कपड़ा बनाने की मशीन जो है वह भी किसी व्यक्ति ने बनाई होगी, तो वह उत्पादन में उपयोग में आ रही है, इसीलिए वे सब आ जाएंगी। फिर टूल्स एंड औजार्स, जितने भी टूल्स होते हैं उसके बिना कोई भी प्रोडक्शन संभव नहीं हो पाता है, तो ये सारे टूल्स और औजार जो है वह भी उत्पादक वस्तुओं में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्पादन नियोजन व विकास, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ हमने देखा प्रोडक्ट कितने प्रकार का होता है। हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्मेटिक सोप है, साबुन बना रहे हैं हम, तो ये जो साबुन बनाने का जो है उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो नए उत्पाद हेतु योजना, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि तो किसी भी नए उत्पाद को बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, प्रोसेस को बताइए। तो पहली प्रोसेस क्या होगी, अब आप अपने मन में अपने आप को सोचिए कि मुझे किसी चीज़ की फैक्ट्री खोलनी है, कोई उत्पादन कार्य करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगा, नए उत्पाद का विचार, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। मुझे कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, या मुझे जो है परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, या अगरबत्ती बनाने की, तो मुझे सबसे पहले यह डिसाइड करना रहेगा कि मुझे फैक्ट्री या उत्पादन किस चीज़ का करना है, कौन से प्रोडक्ट को मुझे बनाना है। ठीक है, विचार आ गया। अब ऐसे आपके पास आपके बजट के अनुसार बहुत सारे विचार आएंगे, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, पैसे के हिसाब से, अपनी लोकेशन, अपना क्षेत्र के हिसाब से आपको बहुत सारे आइडिया आएंगे। तो आप उन सभी विचारों को, जितने भी विचार आपके पास आए हैं, उन सभी विचारों को पर लाभ और दोष कैलकुलेट कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे विस्तृत रूप से। सभी विचारों पे कितना खर्चा हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है और फैसिलिटी कितनी मिल रही है, सरकार की क्या नीतियां हैं, इन सब के आधार पर उन जितने भी विचार आपके मन में आए हैं उसके हिसाब से आप अपने एक आइडिया को चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर अवधारणा परीक्षण, कंसेप्ट टेस्टिंग। आपने जो सोचा, ठीक है, आपने कमरे में बैठकर आपने ये सब एनालिसिस कर ली। अब आपने सोचा मुझे क्षेत्र में अगरबत्ती की कोई फैक्ट्री नहीं है, मुझे अगरबत्ती की फैक्ट्री डालनी है। आपने ये बैठ के सब पूरा एनालिसिस कर लिया,
आप बहुत खुश हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है। अब आप जब इस विचार को लेकर बाहर निकले और मार्केट में जब आप गए तो आप जितने में सोच रहे थे कि मैं फैक्ट्री खोलकर यहाँ सप्लाई कर सकता हूँ, जब आप अपनी अवधारणा को लेकर, अपनी सोच को लेकर मार्केट में एनालिसिस करने गए तो आपने जाना कि ऑलरेडी जो है फैक्ट्री बनाने की अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री जो है वह लॉस में चल रही है जो उस क्षेत्र में है, और जो हमारे बेचने वाले व्यक्ति विक्रेता हैं उनको अगरबत्ती इतनी लागत पे तो बाहर से उपलब्ध इजीली हो जा रही है। तो क्या हुआ कि आपने ये 2 स्टेप कर ली और तीसरे स्टेप जब करने गए तो आपके जो अगरबत्ती बनाने का आइडिया है वो फेल हो गया। तो यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में यदि प्रोडक्ट आपने बनाने का सोच लिया उसके बाद कैंसिल हो जाता है तो बहुत नुकसान है। तो अवधारणा टेस्ट, ठीक है। अब अवधारणा टेस्टिंग आपको समझ में आया, उसके बाद जो है कस्टमर ने डिसाइड किया कि मुझे जो है अगरबत्ती का आइडिया ड्रॉप करता हूँ, मैं जो है परफ्यूम बनाने की फैक्ट्री जो है वह खोलता हूँ, ठीक है। अब परफ्यूम बनाने का उन्होंने पूरा यह भी कर लिया, ये कर लिया और ये भी कर लिया, वो पास हो गया। बाजार का विश्लेषण, क्योंकि परफ्यूम बेचना तो एट लास्ट मुझे मार्केट में ही है, तो उसके लिए जो है मैं पूरे मार्केट की स्टडी करेंगे। अगला नेक्स्ट फंक्शन है कि बिजनेसमैन के द्वारा डिसाइड कर लिया, अवधारणा परीक्षण भी क्लियर हो गया, उसके बाद बाजार का विश्लेषण किया जाएगा। बाजार में हम क्या देखने जाएंगे कि अभी कौन कौन से ब्रांड के परफ्यूम चल रहे हैं, कितनी कीमत पर चल रहे हैं, कौन कौन से ब्रांड के परफ्यूम हमारे एरिया में बिक रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि हम जो परफ्यूम बनाएंगे वह मार्केट में बिक जाएगा, कस्टमर को कितना पसंद आएगा। तो इस तरीके से पूरी बाजार का विश्लेषण किया जाएगा। बाजार का विश्लेषण कर लिया और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, संतुष्टि मिल गई कि हाँ बाजार के हिसाब से मेरा आइडिया सही है, देन फिर जो है आप अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। नया प्रोडक्ट जो है उसे बनाना शुरू कर देंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और माल जो है आपका बनने लगेगा। फिर आप अपना जो प्रोडक्ट बनाया है उसको आप मार्केट में लॉन्च, पहले डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग करके डायरेक्ट पब्लिक में दे दिया जाता है, पहले उसकी टेस्टिंग करी जाती है। कुछ चुने हुए ग्राहकों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव्स जो रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल रहता है, अपने कलीग्स रहते हैं, इन सभी को सैंपल में, फ्री सैंपल में वह परफ्यूम दिया जाएगा। देन उनका फीडबैक लिया जाएगा कि परफ्यूम में क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। कुछ कस्टमर कहेंगे फ्रेगनेंस तो बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट में चेंज करना। कुछ कस्टमर ने कहा कि जो आप परफ्यूम की पैकिंग रख रहे हैं वो अच्छी नहीं है, सुटेबल नहीं है। तो जब कस्टमर के फीडबैक्स आपको, चुने हुए कस्टमर के फीडबैक्स आपको मिल जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के सजेशंस आपको मिल जाएंगे, आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को पूरा मॉडिफाइड कर लेंगे, चेंज कर लेंगे और मार्केट में टेस्टिंग हो गई। वहां से पास होने के बाद आपने सारे चेंजेस कर लिए, जो जो भी सजेशंस आए, सुझाव आए, उसके बाद जो है मार्केट में क्या कर देंगे आप, प्रोडक्ट लॉन्च। मतलब अभी सिर्फ हमने टेस्टिंग के लिए फ्री में बांटे थे, अब जो है वास्तव में आप विज्ञापन के द्वारा, सेल्स प्रमोशन स्कीम के द्वारा अपने परफ्यूम को मार्केट में पहुंचाएंगे। अब मार्केट में पहुंचाने के चैनल्स हमने पढ़े, आप होलसेलर के थ्रू, एजेंट के थ्रू, होलसेलर रिटेलर के थ्रू, या मॉल में डायरेक्ट अपनी गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, तो डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ये हम करेंगे। इस प्रकार से किसी एक नए उत्पाद को मार्केट में लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्पाद नियंत्रण। मार्केट में लॉन्च हो गया आपका प्रोडक्ट, लेकिन उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उत्पाद नियंत्रण होता है आपका कि हमने जो उत्पाद बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है, उसकी सब जो फीडबैक है, उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है, वह सारी गतिविधियां नियंत्रण में हो, ठीक है। तो उत्पाद नियंत्रण, प्रोडक्ट पर नियंत्रण। तो हमने ये परफ्यूम जो है लॉन्च किया है, तो इस पर नियंत्रण करना।
तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? नियंत्रण करने के लिए, देखिए किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी क्रिया पर नियंत्रण करने के लिए, उदाहरण समझाती हूँ आपको, अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए आपके घर में कोई फंक्शन है और उसमें आपने कोई कार्य जो है पहले से बताकर रखा है कि आपको खाने की व्यवस्था करनी है। किसी एक व्यक्ति को आपने वर्कलोड दिया है कि खाने की व्यवस्था आप देखोगे, ठीक है। आपने पहले से उसको बता दिया है और उसके बाद जब समय आया खाने का और पता लगा कि खाने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं हुई है, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति को बुलाएंगे जिसको आपने जिम्मेदारी दी थी और उससे पूछेंगे कि क्या समस्या हुई। तो ये आपने क्या किया? खाने की जो व्यवस्था थी उसका नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। तो सेम कंडीशन स्टूडेंट्स, नियंत्रण आप तभी कर पाओगे जब आप पहले से उसको बताओगे कि आपको ये कार्य करना है। हर किसी को, जैसे आपने किसी को खाने की व्यवस्था के बारे में नहीं बोला था और खाने की व्यवस्था बिगड़ गई, तो आप किसी को बोल पाओगे क्या? तो इट मीन्स आप नियंत्रण नहीं कर पाओगे। तो उत्पाद नियंत्रण में भी यदि हम इसकी प्रक्रिया समझें तो क्या होगा? पहले आपको प्रोडक्ट में कौन कौन से एक्टिविटी होनी है, तो हमने देखा अभी ये प्रोडक्ट में एक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले हम क्रियाओं का क्रम निर्धारित करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वह होनी है। उसके बाद कार्य का वितरण कर देंगे कि ये वाली जो कमेटी है इसको ये कार्य करना है, प्रोडक्शन का कार्य देखेंगे। ये वाला डिपार्टमेंट जो है पैसों की व्यवस्था करेगा। एक सामग्री डिपार्टमेंट है तो वह कच्ची सामग्री बुलवा कर रखेगा। इस प्रकार से आपने अब जो भी एक्टिविटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसके कार्य का वितरण कर दिया। फिर समयावधि बता दी। हर डिपार्टमेंट को अमाउंट मतलब बजट क्या रहेगा और टाइम पीरियड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड कि इतने समय में 10,000 यूनिट तैयार हो जाना चाहिए। तो समयावधि उसको बता दी जाएगी। हर डिपार्टमेंट को उसके कार्य की समयावधि और राशि को जो है बता दिया जाएगा। और उसके बाद जो है निर्गमन, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना काम किया या नहीं किया और माल बनकर तैयार हुआ या नहीं हुआ सही समयावधि में, और जितनी अमाउंट आपने फिक्स की थी, जितना बजट आपने निर्धारित किया था उतने में हुआ या नहीं हुआ उसको देख लिया जाएगा। और उसके बाद जो है शुरू होगा नियंत्रण का कार्य कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया था, जिस डिपार्टमेंट को जो एक्टिविटी करने को बोली गई थी, जिस टाइम पीरियड में बोली गई थी, जिस बजट में बोली गई थी, वह एक्टिविटी कंप्लीट हुई या नहीं। तो ये है स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट कंट्रोल, उत्पाद नियंत्रण के कार्य या प्रक्रिया। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे प्रमापीकरण। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमापीकरण क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। विविधीकरण क्या होता है, सरलीकरण क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। और विशिष्टीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। प्रमापीकरण होता है एक प्रकार की तकनीकी विशेषता जो कि संस्था के द्वारा निर्धारित की जाती है और यह मान्यता रखी जाती है कि सभी प्रोडक्ट उस प्रमाप के अनुसार होंगे। तो प्रमापीकरण जो है एक तकनीकी विशेषता होती है, टेक्निकल गुण होता है जो कि किसी भी उत्पादक के द्वारा वांछित होता है कि उसके हर प्रोडक्ट में वह क्वालिटी मेंटेन हो, वह प्रमाप का स्तर प्राप्त करे। उदाहरण के लिए जो जूते बनाने वाली या चप्पल बनाने वाली कंपनी है वो स्टैंडर्डाइज साइज के जूते और चप्पल बनाती है। कपड़ों में हम देख लें तो जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे का हो, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साइज के कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कपड़ों के आकार या जूतों के आकार का एक प्रमाप निर्धारित कर लिया है। ऐसे ही जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं, फूड आइटम्स जो होते हैं, उनका भी जो है एक स्टैंडर्ड होता है कि केमिकल आइटम्स जो हैं, प्रिजर्वेटिव जो हैं, वह एक निर्धारित प्रमाप के आधार पर ही उपयोग किए जाते हैं। उससे ज़्यादा वह उपयोग करते हैं तो उनको लीगल जो है एक्शन ली जा सकती है और ह्यूमन बीइंग के स्वास्थ्य के साथ नुकसान हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रमापीकरण की। प्रमापीकरण के एक विशेषता होती है जो कि उत्पादक के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है,
तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो प्रमापीकरण के अंतर्गत हम वस्तु के आकार का भी प्रमापीकरण कर सकते हैं, गुण, क्वालिटी, कि हम जो है शूज में इसी प्रकार के शूज बनाते हैं, लेदर के ही शूज बनाते हैं। गुण के आधार पर हो सकता है, उसकी विशेषता के आधार पर हो सकता है, ठीक है। और उसमें जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं, जो रसायन मिला रहे हैं, जैसे खाने की आइटम्स में जनरली रहता है, तो हम उसकी क्वांटिटी जो है वह निर्धारित कर सकते हैं। तो जैसे परफ्यूम है, तो परफ्यूम बनाने की यदि हमारी फैक्ट्री है, तो इसके अंतर्गत हम यह स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे परफ्यूम में जो रसायन है, केमिकल्स हैं, वह इतने % ही होना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी फूड में और मेडिसिन, दवाइयों में कंटेंट जो है उनके स्टैंडर्ड डिसाइड हैं। कोई भी मेडिकल इंडस्ट्री जो है उस सरकार के द्वारा निर्धारित प्रमाप से ऊपर या नीचे जो है यूज नहीं कर सकती है। ऐसे ही फूड कंटेंट, जो खाने के आइटम्स है, उसमें भी सरकार के द्वारा निर्धारित है कि आप इतना % इसमें यह आइटम मिला सकते हैं। तो ये होता है प्रमापीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके अंतर्गत जो है हमने देखा क्या होता है। अब आपको आ सकता है इसका महत्व, प्रमापीकरण से क्या फायदे होते हैं। तो स्टूडेंट, प्रमापीकरण से वस्तु की क्वालिटी निर्धारित हो जाती है, वस्तु एक जैसी बनने की जो है गारंटी हो जाती है, वस्तु की ब्रांड जो है वह फेमस हो जाती है। फिर सेल्स में जो है यदि स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है तो सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है, लागत कम आती है, क्योंकि हर वस्तु एक स्टैंडर्ड की होती है। तो इस प्रकार से प्रमापीकरण के फायदे होते हैं। फिर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। तो जब हमारी उत्पाद रेखा, मतलब ऑलरेडी हम मार्केट में चीजें बना रहे हैं, हम यदि उसमें कोई नई वस्तु, नई टेक्निक या नई मशीनें, इवन नई कंपनी, यदि हम हमारी पुरानी चल रही प्रोडक्ट लाइन में, मतलब ऑलरेडी हम मार्केट में हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट चल रहे हैं, और उसमें हम जो है अपना कोई नया प्रोडक्ट जोड़ते हैं, नई टेक्निक जोड़ते हैं, नई कंपनी खोलते हैं, नई मशीनें ऐड करते हैं, हमारी प्रोसेस हम चेंज करते हैं, कुछ भी नया यदि हम ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ऐड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, न्यू कंपनी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू पैटर्न, न्यू प्रोसेस, कुछ भी नया यदि हम उसमें ऐड करते हैं तो कहा जाएगा कि व्यवसाय में विविधीकरण हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। नई ब्रांच खोलना, नई शाखा, ये भी डाइवर्सिफिकेशन का टाइप है, ठीक है। तो ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या फायदे होते हैं? तो स्टूडेंट, फायदे हमें वही है, प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, कस्टमर को आकर्षित करने के लिए, विक्रय को बढ़ाने के लिए, लाभ को बढ़ाने के लिए, प्रतियोगिता समाप्त करने के लिए, बाजार पर नियंत्रण करने के लिए, इस प्रकार से आपके इसके महत्व रहेंगे। फिर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, इसका अपोजिट है किसी उत्पाद को बंद करना, वो होता है सरलीकरण, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, किसी प्रोडक्ट का उत्पादन बंद करना। कोई भी हमारी प्रोडक्शन लाइन में हम जो उत्पाद कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो अभी लाभ नहीं दे रहा है या मार्केट से आउट हो गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन बंद करना वह कहलाता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। क्या फायदे होते हैं सरलीकरण के? जब हम किसी प्रोडक्ट का उत्पादन बंद कर देंगे तो लागत में कमी आएगी, हमारी जो मशीनें हैं वो दूसरे प्रोडक्ट में काम में आने लगेगी, हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो दूसरे प्रोडक्शन में काम आने लगेंगे, उत्पादन बढ़ जाएगा हमारा, जो लाभ वाली, हानि देने वाली यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, तो हमारा हानि कम हो जाएगी, रिस्क, जोखिम जो है हमारी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके फायदे होते हैं। फिर है स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण की जो प्रक्रिया है, जब उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में किया जाता है, तो वह कंपनी जो है प्रोडक्शन चूँकि ज़्यादा करने के कारण एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में क्या हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। जैसे हम बात करें
कि कपड़े सिलने वाला टेलर है, तो अनुभव के आधार पर वह टेलर मान लीजिए सभी प्रकार के कपड़े बनाता है, लेकिन उसके पास जो है जेंट्स कपड़े ज़्यादा सिलने को आते हैं, तो वो स्पेशल क्या हो गया, जेंट्स कपड़ों का मास्टर हो गया। सेम थिंग, कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, तो उसमें किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कंपनी उसका बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन करेगी। बड़ी मात्रा में जब उत्पादन किया जाता है तो वह उस चीज़ में स्पेशल हो जाएगी। विशिष्टीकरण के लाभ, विशिष्टीकरण से जो है कंपनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करती है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। विशिष्टीकरण में क्वालिटी, जो वस्तु की किस्म है, क्वालिटी है, वो बहुत सुपर रहती है, क्योंकि व्यक्ति केवल एक ही चीज बना रहा है। तो विशिष्टीकरण जो है वह बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के कारण प्राप्त होता है, और इसके कारण प्रोडक्ट जो है रंग, डिजाइन, कलर और उपयोग करने के उससे बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। तो स्टूडेंट ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पर फिनिश आउट होती है हमारी यूनिट